जब भी हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं कोशिश ये होती है कि पाकिस्तानी जहां जहां अपना लोहा मनवा रहे हैं आपके सामने रखें ताकि नजरों से ओझल ना रहें, आप तक पहुंचते रहे। गोल्ड मेडलिस्ट से आपकी मुलाकात करवाई और अब बारी है कुआलालंपुर मलेशिया में होने वाले आसियान डेंटिस्ट्री अवार्ड्स 2025 की, जिसमें डॉक्टर सादिया सैफ ने अपने नाम पहली पोजीशन हासिल की है। कैटेगरी ऑर्थोडोंटिक्स फॉर चाइल्ड थी और इसके अलावा आपको ये बताएं कि 22 ममालिक के लोगों ने शिरकत की थी। डॉक्टर सादिया सैफ जो हैं डिजिटल इम्प्लांटोलॉजी में भी रनर अप रही हैं, उसमें भी उन्होंने पोजीशन हासिल की है। मज़ीद कामयाबियों के हवाले से उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल गुड। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आसियान डेंटिस्ट्री अवार्ड जीतने के लिए। और पाकिस्तान की डेंटिस्ट कम्युनिटी के लिए क्या समझती हैं कि कितना बड़ा फख्र है? It's a privilege to represent Pakistan on an international forum, especially ASEAN countries में जिसको पाकिस्तान belong भी नहीं करता, but still I am very happy, blessed कि मैंने जो है वो वहाँ पे जाके अपने cases submit कराए। I was nominated as the best one among 20 countries representing Pakistan on the stage over the first position। तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की तो कोई बात ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह एक international forum पे positive aspect में भी जो है सामने आया। और डेंटल कम्युनिटी तो आप समझें कि हैज बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। तो बिल्कुल यही पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहिबा कि कैसी फीलिंग थी, आपने खुद ही बयान कर दिया और वी आर वेरी हैप्पी कि आपने शिरकत की वहाँ पर और हमारा जो है नाम जो है पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया है। तो इस इवेंट में शिरकत कैसे करनी होती है? आपने बताया कि हम आसियान कंट्रीज में हैं भी नहीं, लेकिन शिरकत की आपने, कैसे मुमकिन हुआ ये? बिल्कुल, बेसिकली जो है आसियान समिट होस्ट कर रहे था मलेशिया, कुआलालंपुर में। वो आसियान समिट इस साल मलेशिया वाज होस्टिंग, तो उनके अगेंस्ट काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी। ये डेंटिस्ट्री की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी आसियान डेंटल अवार्ड्स के नाम से, डेंटिस्ट्री अनप्लग्ड के नाम से। उसके अंदर आपने अपने कुछ केसेस सबमिट कराने थे। मोर देन 35,000 केसेस वर सबमिटेड, जिसमें से शॉर्ट लिस्टेड केसेस थे 350, आउट ऑफ विच मेरे 8 बेस्ट केसेस थे। एंड इस अवार्ड में 22 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड इट वाज नॉट ईजी। ये जो कॉम्पिटिशन था इट वाज नॉट ईजी। आपने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताना था कि अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उसकी क्या हिस्ट्री थी, आपका क्या प्रोटोकॉल था, आपका क्या ट्रीटमेंट प्लान था, और उसके ऊपर वो एक पूरी ज्यूरी के साथ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से गुजरते हुए जो है वो फिर आपको बेस्ट केसेस में नॉमिनेट किया गया। और आउट ऑफ लाइक 350 बेस्ट केसेस आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन, अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बच्चों के दांतों को लेकर पहले इस तरह से संजीदा नहीं थे लोग और इस तरह की संजीदगी देखने में नहीं आती, मगर अब हम देखते हैं कि वालिदैन परेशान भी होते हैं, दांतों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए कोशिश भी करते हैं, और बहुत सारे नौजवान हैं जिनके दांत बचपन में चूंकि ठीक तरीके से उनका कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, उनको कोई सहूलत फराम नहीं की गई, उसकी वजह से बड़े खराब दिखाई देते हैं। तो अब आपको लगता है संजीदगी आ गई है इसमें? बिल्कुल, देखिए आई एम अ प्रैक्टिशनर प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट्री फ्रॉम पास्ट 20 इयर्स। तो मैंने ना एक एरा देखा है कि जिस वक्त माँ बाप कहते थे कि यार ये दूध के दांत हैं, ये तो टूटी जाने हैं, पक्के दांत आ जाने हैं, तो इसके ऊपर इतनी मेहनत क्यों करें। बट फंक्शनल अप्लायंसेज, जिसके ऊपर मुझे अवार्ड भी मिला है, आई एम द पायनियर प्रैक्टिशनर इन फंक्शनल अप्लायंसेज एज वेल, कि 6 साल की उम्र में जब परमानेंट दांत मुंह के अंदर निकलने लगे, या आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर बच्चे के दूध के दांतों के बीच में जबड़ों के अंदर स्पेसेस नहीं है तो वो अलार्मिंग है उसी सिचुएशन में, उसी एज में। तो बाप ने जो है वो करना ये होता है कि 6 साल की उम्र में जैसे ही परमानेंट दांत इरप्ट होने लगे हैं, आप उसको उस तरह का डायरेक्शन देते हैं वाया ग्रोथ मॉडिफायर्स, जिसके साथ जो है वो आप लेटर ऑन बच्चे को जो है वो एक इमोशनल और ट्रॉमेटिक प्रोसीजर के साथ गुजारने से ना बच जाते हैं। उनको लेटर ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप उनको अपने जो ट्रांजिट होता है ना प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ के, इसमें ही जो मिक्स डेंटिशन फेज में अगर बच्चा होता है और आप उसी में उसको ट्रीट कर लेते हैं तो ये बच जाता है। और आई एम ग्लैड कि अब लोगों को जो है ना इसकी अवेयरनेस आ गई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो पहले से ही कंसर्न होते हैं 6-7 साल की उम्र में कि अगर दूध का दांत गिरा नहीं है और पक्का दांत निकल रहा है। तो मेरी प्रैक्टिस में काफ़ी सारे लोग आते हैं इस इशू को लेकर के, मतलब ये क्यों हो रहा है। तो हमें सिर्फ जो है
उसको डायमेंशन देनी है, उसको रास्ता बताना है, उसका पाथवे चेंज करना है, एंड देन नेचर वर्क्स। तो ये जो बात आप कर रही हैं, इससे एक बात याद आ गई, दूध के दांतों की भी खासकर बात जो माएँ पहले बताया करती थी बच्चों को। हमारे ज़माने में वो ये था कि जब भी दांत टूटे तो उस पर ज़बान नहीं आपने लगानी है, क्योंकि ज़बान लगाने से उसकी डायरेक्शन शायद चेंज हो जाती है। तो क्या ये मिथ दुरुस्त? बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज जबान इज मसल ना, तो आप मसल फोर्स जितनी ज्यादा लगाएंगे, आपके दांत उस वक्त तो वो ग्रोइंग बडिंग स्टेज में है, तो वो किसी भी गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जनरली इट इज नॉट अ मिथ, लेकिन बच्चों को हम लोग डराने के लिए इस तरह कहते हैं जबान ना लगाओ, लेकिन अगर जबान की फोर्स, गाल की फोर्स, अंगूठे की फोर्स किसी भी तरह की है, तो आपकी जो ग्रोइंग एज के अंदर जो है ना, वो दांतों की इरप्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और फिर लेटर आप जो है वो उसको भुगतते हैं। तो फिर आजकल की माओं को आप क्या तरकीब देंगी कि किस तरह से रोकें, क्योंकि बच्चे तो बाज नहीं आते हैं, वो हाथ भी लगाते हैं, जबान भी लगाते हैं, किसी न किसी तरीके से एंगेज हो जाते हैं। आदत को कैसे तर्क किया जाए? देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा माउथ ब्रीदर है, अगर आपका बच्चे को कंजेशन रहती है, उसका आपको लग रहा है कि जबड़ा जो है वो पिचकावा हो रहा है, दूध के दांतों में स्पेसेस नहीं है, तो ये वो साइन है कि जिस वक्त आपको अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेकर आना है। और हम लोग जो हैं बीइंग अ डेंटिस्ट, हम उनको जो है वो हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस देते हैं, जिसमें बाज वक्त जो है वो अगर थंब सकिंग कर रहा है या जबान लगा रहा है या फिंगर सक कर रहा है, तो हम उसको उस उस स्टेज के ऊपर वाया मैकेनिकल फोर्सेस उसको रोक सकते हैं, ताकि वो लेटर जो है वो प्रॉब्लम में ना आए इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब कुछ टॉयज भी देते हैं बच्चों को जब दांत आने वाले होते हैं, क्योंकि उनको इरिटेशन हो रही होती है उसको दबाने की वजह से, तो उनसे भी कुछ खराबी पैदा होती है? नहीं, बेबी टीथ बेसिकली जो है वो डायरेक्शन देते हैं परमानेंट टीथ के इरप्शन के लिए, तो हमें तो बेबी टीथ उस वक्त तक संभाल के रखने हैं ना, बट बच्चा क्योंकि जिस वक्त बेबी टीथ इरप्शन के फेज में होता है, तो उस वक्त उसको वो टॉयज दिए जाते हैं टू सूद देयर गम्स ना, बिकॉज वो बच्चों के लिए बहुत इरिटेटिंग होता है, और उस वक्त वो एज ग्रुप में होते हैं जिसमें आप उसको समझाएं तो अब भी वो समझने की पोजीशन में नहीं होता। तो आइस लॉलीज या आइस बेस्ड जो टॉयज होते हैं वो बेसिकली उनके लिए सूदर होते हैं, कामर होते हैं। राइट अच्छा, और एक आखिरी बात ये कि कुछ माँ बाप जो हैं वो तवज्जो नहीं देते दूध के दांतों पर और कहते हैं ये तो गिर ही जाने हैं, तो इसको ब्रश करने की भी जरूरत नहीं है, तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखें, दूध के दांत जो हैं वो स्टिम्युलस देते हैं आपके परमानेंट टीथ को इरप्ट करने के लिए। अगर वो वक्त से पहले गिर गए तो परमानेंट दांत आपके बाज वक्त इरप्ट ही नहीं होते, या अगर इरप्ट होते भी हैं तो किसी ना किसी गलत डायरेक्शन में इरप्ट होते हैं, और फिर आप एक विस्कस सर्कल में पड़ जाते हैं, और वो बच्चे अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे होते हैं जिनके फिर लाइफ लॉन्ग दांतों का कोई ना कोई इशू रहता ही है। तो जो अगली डकलिंग स्टेज जिसको कहते हैं ना 6 to 8 इयर्स की जो एज होती है, जिसमें बच्चे का दांत मिक्स डेंटिशन में होता है, इसमें आधे दूध के दांत होते हैं, आधे परमानेंट दांत होते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि प्लीज इस स्टेज पर बच्चों को अवॉइड ना करें, और अगर इसी स्टेज के ऊपर वो ट्रीट हो जाते हैं, बाज वक्त कुछ भी नहीं करना होता, दूध के दांत को वक्त से पहले निकाल देते हैं, पक्का दांत अपनी जगह पे खुद ब खुद आ जाता है और सही डायरेक्शन में आता है। तो अगर सिर्फ यही काम कर लेते हैं, दिस इज नॉट एक्सपेंसिव इवन, तो आपका बच्चा जो है वो आगे जाके जो है वो एक बड़े प्रॉब्लम में से बच जाता है। इवन कभी कभार तो आपने सुना होगा कि ब्रेसेस लगाते हुए जो है वो 4 परमानेंट दांत भी निकालने पड़ते हैं। तो अगर आप चाइल्ड लेवल के ऊपर, मिक्स डेंटिशन लेवल के ऊपर ही उसको ट्रीट कर लेते हैं, तो आपका बच्चा जो है वो 2-2.5 साल के ब्रेसेस और ये जो परमानेंट टीथ एक्सट्रैक्शन है ना, इससे बच जाता है। ओके, और डॉक्टर साहबा कोई पैगाम देना चाहें कि गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं इस हवाले से? देखिए, आइडियली डेंटिस्ट्री जो है वो लोग कहते हैं कि एक्सपेंसिव है, और मतलब हम डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे तो शायद डेंटिस्ट हमारा गुर्दा ही ले लेगा दांत ठीक करने की बजाय। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल अगर टाइमली बच्चे को भी ले आते हैं या खुद भी चले जाते हैं अपने पास डेंटिस्ट के पास, एवरी 6 मंथ्स विजिट करते हैं, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो अगर स्टार्ट होने वाले फेज में है तब भी आपका डेंटिस्ट कैच कर लेगा, और आप एक बड़े प्रॉब्लम से बचेंगे, पैसों के हिसाब से भी और इमोशनल ट्रॉमा के हिसाब से भी। और बाकी जो है, मैं हर प्रोग्राम के थ्रू यही एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि 90% बीमारियों का जो हल है वो है रात की ब्रशिंग, क्योंकि रात को जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो बाकी थकावट भी दूर करे हमारी, और जो है वो हमारे मुंह के बैक्टीरियाज के साथ भी फाइट एंड फ्राइट करे। तो हमारा मुंह जो है वो दरवाजा है आपके सिस्टम का, तो उसको आप
कोशिश करें कि जितना खूबसूरत रख सकें उतना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमसे गुफ्तगू करने के लिए। डॉक्टर सादिया, एक अवार्ड विनिंग डॉक्टर, और आसियान में उन्होंने ये अवार्ड जीता है, पोजीशन हासिल की है, उनके लिए उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके साथ साथ जो कुछ भी उन्होंने बताया है प्लीज़ कीप इट इन माइंड, क्योंकि आजकल की जो यूथ है क्रिकेट टीथ का बड़ा मसला है, उनमें बहुत से मसाइल हैं डेंटिस्ट्री के हवाले से, वो दूर किए जा सकते हैं बहुत अर्ली स्टेज में, तो खास ख्याल रखिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ।